बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक पल्स के साथ मैं हूं अनवर रज़ा। रब्बे करीम की बेपनाह नवाज़शात पर शुक्र अदा करता हूं क्योंकि मैं शोबा सहाफ़त से 25 बरस से वाबस्ता हूं। इस दौरान मैंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ से लेकर जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की तहरीक और सियासी हुकूमतों को निशेब अफराज को देखा। मैंने जंग से अमन तक फील्ड रिपोर्टिंग की। मैंने पार्लियामेंट से अवाम तक बगौर इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया। मेरे इदारे ने मुझे एक नई असाइनमेंट दी है। मैं आज बैरिस्टर साद रसूल साहब और आमना शेख साहिबा के साथ नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूं और मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूं कि मुझे कामयाबी और कामरानी से सरफराज फरमाएं। मैं अपने देखने वालों से भी मुल्तमिस हूं कि वो अपनी कीमती आरा से मुझे ज़रूर नवाजें। शुक्रिया। आज के अहम मौज़ूआत के साथ, जहाँ सैलाब की तबाहकारियाँ, गैर मुतवक्का बारिशें और मौसमियाती तब्दीली ने जहाँ इंसानी अलमिया को जन्म दिया, वहाँ पर हुकूमतों की नाकिस हिकमत अमली की कली भी खुल गई और सैलाबी पानी से बचा कुचा सामान, साजो सामान लेकर नकल मकानी करने वाले अफराद आज इस हुकूमत से और अपने हुक्मरानों से पूछ रहे हैं कि हमारे दुखों का मदावा करने वाला कोई होगा। प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों की। क्या ये दुरुस्त फैसला है या सियासी गलती है, या फिर हुकूमत पर दबाव डालने की एक कोशिश है? देखते हैं। इन तमाम चीज़ों पर इन पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बैरिस्टर साद रसूल साहब और आमना शेख साहबा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बैरिस्टर साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। फरमाइएगा कि क्या जो हम कुदरती आफात को लेकर, मौसमी तब्दीली को लेकर और जो कुदरती निज़ाम है उस पर जो हमने तजावज़ात की हैं, ये सारी वजूहात हैं या वाकई हम समझते हैं कि हुकूमतों की नाकिस पॉलिसी भी इसका एक हिस्सा है? आप सैलाब के पर्सपेक्टिव की जी बात करें। देखिए, सैलाब हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके साथ निपटना नेचुरली हुकूमतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले है। लेकिन ये अनफेयर होगा कि हम बात करें कुछ मखसूस चीज़ों के अलावा, अनफेयर होगा कि हम बात करें कि तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मौजूदा हुकूमत की है जहाँ जहाँ भी सैलाब आ रहे हैं। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स, तमाम गवर्नमेंट्स को इसका इल्ज़ाम ठहराया। मैं इसे गुजारिश करूँगा आपकी इजाज़त से कि जो इमीडिएट इमरजेंसी रिस्पॉन्स है जी, कि आज के दिन फलां सड़क कैसे ठीक होगी, मुनासिब है कि कश्तियों को वाकई लोगों की इमदाद के लिए इस्तेमाल करें और टिकटॉक के लिए इस्तेमाल ना करें। मुनासिब है कि हेलीकॉप्टर को, जहाज़ को लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल करें, टिकटॉक्स और अपनी तशहीर करने के लिए इस्तेमाल ना करें। ये बात तो हम गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए, ख्वाह वो KP की गवर्नमेंट हो, सिंध की गवर्नमेंट हो, पंजाब की हो, बलूचिस्तान की हो, कहीं पे भी हो, कि इससे बेशतर कि वहाँ का मुतल्लिका चीफ मिनिस्टर वो मरीम नवाज साहिबा हों, गंडापुर साहब हों, कोई और हों, इससे बेशतर कि वो कश्ती में बैठ के 4 टोटल कश्तियाँ, उसमें से 3 आप अपनी खुद लाइफ जैकेट्स पहन के घुटने पानी के अंदर जा रहे हैं अपनी वीडियो बनवाने के लिए, बेहतर है। बहुत बड़ा मसला है। गुज़रगाहों पर मैं सॉरी गुजारिश करूं कि जो इमीडिएट रिएक्शन की बात है उसके ऊपर तो हम हर गवर्नमेंट की तनकीद कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि ये इतने ज़्यादा सैलाब किसी एक हुकूमत की या इतनी बारिश की वजह से किसी एक हुकूमत का ये प्रॉब्लम है या किसी का कसूर है कि पूरा मुल्क बह गया, मेरा ख्याल है ये गैर मुनासिब तनकीद होगी। इसके अंदर हम सब शामिल हैं। इसके अंदर वो तमाम लोग जिन्होंने प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी जगहों पे बनाई वो शामिल हैं, वो तमाम लोग जिन्होंने नाकिस प्लानिंग के साथ अर्बन डेवलपमेंट की वो भी शामिल हैं, वो तमाम लोग जिन्होंने डिफॉरेस्टेशन की वो भी शामिल हैं, वो तमाम लोग, ख़ास तौर पे मैं बसद एहतराम गुजारिश करूँ NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिनकी हमने देखा कि वैसे तो बड़ा अच्छा इदारा होगा, बड़ा अच्छा काम करता होगा, लेकिन उसकी उस तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई जिस तरह की एक नेशनल अगर डिजास्टर हो जाए तो इसकी साथ आप नहीं समझते वजह करप्शन हो सकती है, क्योंकि फंड्स की कमी तो कभी भी नहीं रही। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि हमें करप्शन के ऊपर पहली जंप करनी चाहिए। करप्शन के अलावा भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज मिसप्लेस्ड हो सकती हैं। ये हो सकता है कि ये ज़रूरी नहीं कि उनको 10 रुपए दिए गए थे तो उसमें से 8 चोरी हो गए। हो सकता है कि उन्हें 10 रुपए दिए गए थे जबकि उनको ज़रूरत 50 की है, या जो 10 दिए गए थे वो दुरुस्त जगह पे इस्तेमाल नहीं हुए, या कश्तियां लेनी चाहिए थी उन्होंने गाड़ियां ले ली, या गाड़ियां लेनी चाहिए थी उन्होंने मुलाजिम रख लिए। मुझे बताइए ना, ये गवर्नमेंट का काम है ना, इदारों को, इदारा जाती रिफॉर्म्स मेरा या आपका काम तो नहीं, ये तो इदारों का काम है, ये तो गवर्नमेंट्स का काम होता है, वो वफाक की गवर्नमेंट हो या सूबों की गवर्नमेंट हो। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ
और आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरा आई सिर्फ थिंक कहने का अनवर रजा साहब के आने से आपका काम बहुत कम हो गया। हाँ, नहीं, और मेरा कुछ ख्याल है होना कि है ना? काम कम नहीं हुआ, नहीं, काम नहीं, बराबर बैरिस्टर रहेगा। साहब का काम काफी चलिए कम है, साहब क्योंकि बैरिस्टर अब साहब आमना सारी साहबा का बातें काम तो जरा आपने मुश्किल कर कर दी। दिया। हाँ, मुझे जरा बताइए, प्लीज। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ये आबी जारियत नहीं थी, हमें इन्फॉर्म किया गया इंडिया की जानिब से, लेकिन आप देखें ना वुज़रा के स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट करते हैं। एहसन इकबाल साहब ने कहा आबी जारियत थी, तो क्या ये मुनासिब अमल होगा कि हम सारा कुछ मलबा जो है वो इंडिया पे डाल दें? देखिए, पहली बात तो ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयान दिया, मैंने नहीं सुना कि उन्होंने ये किस कैपेसिटी में, इंटरव्यू में कहाँ पे उन्होंने कहा टीवी था। इंटरव्यू जी। में कहा है, तो दैट इज डेफिनेटली हिज पर्सनल ओपिनियन। उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी, ये उनकी मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट नहीं है, ये कोई उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। एक टीवी इंटरव्यू में अगर मैं आपके साथ यहाँ बैठी हूँ, मैं आपसे कोई भी बात कर रही हूँ, ख्वाह मैं पंजाब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ इस वक्त, लेकिन मैं पंजाब गवर्नमेंट की ऑफिशियल स्टांस बयान नहीं कर रही। फिर यहाँ मैं पे तो आपसे जो आपको भी बात यहाँ कर पे रही हूँ, आपको न्यूट्रल मैं ओपिनियन आपसे देना जो भी चाहिए, बात आवाम कर की रही बात हूँ, करनी मैं चाहिए, वो आपसे- आपको मैं मुंतखब आपको यही कह करके रही हूँ, मैं पार्लियामान में आपसे भेजते जो भी हैं। बात करूंगी, मैं आपसे अपनी ओपिनियन का इजहार करूंगी। अभी पिछले हफ्ते की नहीं, बात है, अपनी ओपिनियन आपकी अपनी बैरिस्टर जगह साहब पर, ने, मैं लेकिन आपको कम से कम आप रिस्पॉन्सिबल तो होंगी, आप गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। मैं रिस्पॉन्सिबल तो कैसे नहीं हो हूंगी, सकती? लेकिन मुझे बताएं, आपको आपकी मैं ये पर्सनल बता रही ओपिनियन हूँ अपनी जगह पर, कि भले लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर फिक्स होती है। नहीं नहीं नहीं, क्यों? जरूर देखिए ना, करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर कैसे ना, करें। हमने मुझे ये अनवर बताइए साहब, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर सुने तो कैसे सही, फिक्स नहीं हो सुने सकती? तो मुझे सही, बताएं, जबकि आप सुने तो गवर्नमेंट सही। में, मुझे सिर्फ ये बताएं, सैलाब आपके क्यों अवाम रोका? साहब मुझे ये बताइए, अवाम ने आपको I think we should give him मुंतखब, that. अवाम ने आपको मुंतखब करके भेजा पार्लियामान में, रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं है? मुझे इस पर बताइए। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है। आप मेरी बात शायद समझ नहीं पाए। मैं ये कह रही हूँ कि इस बात के लिए कोई दुनिया की मुझे एक ताकत मिनट हमें दीजिए, मुझे एक रिस्पॉन्सिबल। मिनट आप दीजिए। मेरे साथ सूबाई वजीर अकलीत अमूर मुझसे सवाल पे जवाब तो अरोड़ा सुन साहब है, रमेश सिंह अरोड़ा साहब हैं, मैं उनसे बात कर लूं, क्योंकि वो आज फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के साथ भी थे, करतारपुरा पर भी थे, और उन्होंने सैलाब की जो सिचुएशन थी उस पर उन्होंने प्रैक्टिकली ग्राउंड में मौजूद थे। अरोड़ा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। फरमाइएगा कि सैलाब की सूरत पर क्या सिचुएशन है अब तक की, और क्या हुकूमत ने इक़दाम उठाए हैं? हुकूमत तो हम तो जब से सैलाब का कि सैलाब आ रहा है, हम तो जून से, बल्कि ऐसे हम इसके लिए रेडी थे, तैयार थे, और आपने देखा है हमने इस पे ऑन ग्राउंड फील्ड में इस वक्त हमारी टीमें मौजूद हैं। पीडीएमए को हमने फाल बनाया, इस वक्त रेस्क्यू 112 फील्ड के अंदर मौजूद है। हमारे सिविल डिफेंस के जितने लोग हैं वो इस फील्ड के अंदर मौजूद है। इस वक्त पाक अफवाज के साथ हमारे रेंजर्स के जवान हैं, इस वक्त हमारे पुलिस के जवान हैं, और आप देख रहे हैं कि हमारे सारे जो मिनिस्टर्स हैं, एमपी एमएनए, सब अपने हल्के के अंदर, और हमारी वजीर आला आपको इस वक्त हरकत में नजर आती है। कल सुबह वो नारोवाल थी, वापसी में रात को शाहदरा थी, आज सुबह वो सियालकोट गई हैं, फिर अभी लाहौर के इलाके में कर रही हैं। इसी तरीके से पूरी जो मशीनरी है हुकूमत पंजाब की, इस वक्त हमारी पंजाब की अवाम दो की घड़ी में से 14 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी पंजाब के मुख्तलिफ दरियाओं से गुजर रहा है, और ये जहाँ जहाँ से गुजर रहा है सर्टनली उसके लेफ्ट राइट पे जहाँ पे आबादियाँ हैं उनको भी हमने बचाना है। जानी और माली नुकसान जितना कम से कम हो उस पर हमने काम करना है, और इसमें कोई शक नहीं कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इस वक्त इशू है। हुकूमतों की नाकस पॉलिसी भी इसका एक हिस्सा है। अरोड़ा साहब, आप मुझे बताइए, क्या ये जी साथ साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे? साथ साहब, अब सैलाब क्या अमेरिका के अंदर नहीं है तो आप क्या कहेंगे वो पूरा अमेरिका डूब गया? आप कहेंगे अमेरिका की नाकस पॉलिसी थी? अरोड़ा साहब, सॉरी, इसमें गुजारिश है आपसे, कोई भी उस तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं थी, लेकिन हमारी हुकूमत को भी आए हुए 1 साल हुआ, और हम आते ही इतना बड़ा हमने सैलाब भुगता दिया। बट अब मसला ये कि यस, हम जिस दिन से आए हैं हमने क्लाइमेट चेंज को, इसको हमने बड़ा सीरियसली लिया है। आपके साथ स्मॉग का जब लास्ट फिर हम आए थे, स्मॉग एक बहुत बड़ा इशू था। मैं क्रेडिट देता हूँ अपने सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहबा को, जिन्होंने जिस तरीके अरोड़ा साहब, गुजारिश है जरूर आप सवाल ले लीजिए, ज़रूर आप मरियम औरंगजेब साहिबा को भी और दीगर भी आपके जहन में जो मरियम्स आए आप उनको क्रेडिट दें सर। लेकिन गुजारिश है कि आपने अभी जितनी बात भी की, पंजाब की आपकी अपनी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 800 गांव मुतासर है। 800 गांव, अगर आप कम से कम भी एक गांव के अंदर 500 बंदा कर लें तो ये 40,000 बंदा बनता है। इससे भी ज्यादा होगा। गुजारिश ये है, आपकी अपनी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है कि तकरीबन 860 के करीब लोग इसके अंदर, आज एनडीए मैंने कहा शायद 861 या कुछ तरह का नंबर था, 1000 के करीब बंदों की अमवात, या अगर आप उसे शहादत कहना चाहें तो हो चुकी है। सर, आपको नहीं लगता अभी तक आपके जवाब से कोई ऐसी बात नहीं पता चली कि हमारी कहाँ पे कमी है? हम नहीं कह रहे कि आप सैलाब लेके आए हैं, आप बारिशें लेके आए हैं, नून लीग बारिशें लेके आई है, लेकिन बतौर हुकूमत का हिस्सा आपको नहीं लगता कि ऐसे एरियाज हैं जिन पे हुकूमत को, चलें आप ये ना कहें कि
کام کرنا چاہیے, مزید کام کرنا چاہیے. کچھ کنسٹرکٹیو بتائیں تو صحیح نا کہ آپ کی غلطی کیا ہے جو بہتر کی جا سکتی ہے. آپ بڑی زبردست حکومت ہے, یہ تو ہم سارا پاکستان مانتا ہے, پیکا کا زمانہ ہے. ویسے میرا خیال ہے اروڑا صاحب, بیرسٹر صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی نیکسٹ کیا حکمت عملی ہوگی, کیونکہ 2 سپٹمبر سے پھر ایک نیا اسپیل آ رہا ہے. میں یہ نہیں پوچھنا چاہ رہا ہوں. جان کی امان پہ ہوں تو کچھ بولوں. جی ضرور. رمیش بھائی مشکل ہے یہاں پہ, بولیے. نہیں آپ کو اور مجھے موقع ملے گی, مکمل آزادی ہے, آپ کوئی انٹرپٹ نہیں کرے گا, بات کیجیے. جان کی امان پہ ہوں تو کچھ بولوں. جی ایسا ہے, کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم بالکل ہم نے 100% ہم اکوپڈ ہیں اور اس وقت کوئی چیلنج نہیں ہے اور وہاں پہ there is no room for improvement. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے, بات کیجیے. اب اس وقت ایشو یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ کلائمیٹ چینج کا یہ جو اب پوری دنیا کے اندر یہ چیلنج ہے, اس چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے آپ کو ہر ٹائم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار بر تیار ہونا ہوگا. کل بھی جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحبہ ناروال آئی تھی, تو وہاں پہ بھی اس بات ہوئی کہ اس وقت ہمارا جو ایک ایکٹ ہے اس ایکٹ کو ہمیں نافذ کرنا ہوگا. جو اس وقت بہت سارے لوگ آ کے دریاؤں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں, بہت ساری کنسٹرکشن ہو رہی ہے, بس کے اوپر کنسٹرکشن ہو رہی ہے, اور یہ خاص کر یہ جو آپ نے خود شروع میں بات کی تھی, بہت ساری ایسی آبادیاں, بہت ساری ایسی یہ جو سکیمز آ جاتی ہیں جس سکیمز کی وجہ سے پانی رکتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہمارا جو جنگلات کا درختوں کا کٹاؤ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ اس حکومت کو, ہماری حکومت کام بھی کر رہی ہے اور آنے والے ٹائم میں ہم نے اس پہ فوکس بھی کیا ہوا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اس سے نبرد آزما ہونا ہے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ جی 100% چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں, بٹ ہماری کمٹمنٹ ہے اور ہم نے اپنی حکمت عملی سے کہ شاید یہ لاس اس سے بہت زیادہ ہوتا. سعد رسول بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اروڑا صاحب آپ سے میں ایک فالو اپ سوال بھی پوچھ رہا ہوں آپ کی اجازت سے. سر ہم آپ کے ساتھ ہیں. دیکھیں یہ کسی سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. جو لوگ پنجاب میں متاثر ہیں ان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, وہ نون لیگ کے بھی فالوورز ہیں, پی ٹی آئی کے بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی ہیں, ایسے بھی ہیں جو غیر سیاسی ہیں. پاکستان کی بات ہو رہی ہے. سر ایشو یہ ہے, آپ نے بالکل درست نشاندہی کی کہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسی سوسائٹیز بنائی ہوئی ہیں جن کی این او سیز بڑے شیڈی طریقے سے دی گئیں, بڑے عجیب طریقے سے ان کی کنسٹرکشنز ہوئیں, اور حکومت کو اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. صرف مسئلہ سر یہ ہے کہ جب مریم نواز صاحبہ کی کشتی میں علیم خان صاحب بیٹھے ہوں گے جن کو ان میں سے آدھی این او سیز ملی ہوئی ہیں, جن کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں, تو عوام جو دیکھ رہی ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک ٹک ٹاک بن رہی ہے, اس میں سے نکلنا کچھ نہیں, کیونکہ جنہوں نے تجاوزات کیے ہیں وہ تو ان کو تو اپنے کشتی میں بٹھایا ہوا ساتھ. یہ تو ڈیبیٹ اس کو ہم جتنا کھولتے جائیں گے تو وہ تو کھلتی جائے گی, بٹ ایز اے ہول آپ یہ دیکھیے ابھی صاف ستھرا پنجاب میں کیا ہوا. ابھی اس کے بعد جتنے ناجائز تجاوزات تھے, کیا اس ناجائز تجاوزات میں ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کے نہیں تھے؟ کیا ہمارے بہت سارے لوگ اس میں جو پارلیمنٹ کے اندر وہ نہیں تھے؟ کیا ہمارے اوپر پولیٹیکل پریشر نہیں تھا؟ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے کسی کا پولیٹیکل پریشر دیا؟ پورے پنجاب کے اندر جو ناجائز تجاوزات تھے ان پہ بالکل روتھلیسلی ایکشن ہوا, اور جہاں جہاں پہ لوگوں نے کیا ہوا تھا ان پہ قبضہ کیا ہوا تھا یا بیٹھے تھے ان سب کو گرایا. پھر صاف ستھرا پنجاب کی جو مہم تھی, یہ میں سمجھتا ہوں اس وقت بھی جو سیلاب کی جو تباہ کاری ہے جس میں ایک واضح کمی آ رہی ہے نقصان میں, اس کی بہت بڑی وجوہات وزیر اعلیٰ پنجاب کی ایک حکمت عملی تھی جس کی وجہ سے نقصان ہوا. اروڑا صاحب ایک غیر سیاسی سوال, ایک سیکنڈ میری بات سنیے. جی جی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ خادر صاحب کی بات کر رہے تھے, بٹ میرا ایک سوال ہے, بھارت نے جس طریقے سے پانی چھوڑا ہم اس پہ کیوں نہیں بات کرتے کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی حکمت عملی ہے جس وقت پنجاب کے دریاؤں کے اندر جو پنجاب کے دریاؤں پنجاب کے اندر سے گزرے 14.5 لاکھ کیوسک پانی سے پنجاب کے اندر سے گزرا, آپ کا کون سا دریا اس طریقے سے بنا جس کے اندر 14.5 لاکھ کیوسک پانی گزر سکے؟ سر آپ کی بات درست ہے. سر بھارت تو ویسے ہی ہمارا دشمن ہے. سوری سر, معذرت سر. سر بھارت تو ویسے ہی ہمارا دشمن ہے, اس کی تو ہم تنقید کرتے رہتے ہیں. سر آپ سے تھوڑا پبلک سوال سے آپ سے تھوڑا معذرت سر, اگر آپ تھوڑا سوال کا جواب دیں گے نا سر, بنا رہے تھے سر, اگر ہم تھوڑا فوکس کر سکیں. ہم یہ بحث کرنا چاہتے ہیں کہ بھارت کتنا فضول ہے, یہ ہم کرتے رہیں گے. بھارت کی بات نہیں کر رہا اس وقت, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں سر, اگر میرا سوال سن لیں نا سر. سر جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہزاروں, اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں لوگ بے گھر بھی ہوئے ہیں. ان کے جو معاش کا ذریعہ تھا, کوئی دکان ہو, کوئی ریڑھی ہو, کوئی جانور ہو, کوئی اس طرح کی چیز ہو, کوئی فصل ہو, کوئی قلعہ ہو جس سے وہ اپنا زیر معاش کماتے تھے, وہ بھی ان کے خراب ہو گئے. کیا گورنمنٹ کوئی, آپ کی حکومت کوئی ایسا پیکج سوچ رہی ہے کہ وہ لوگ جو متاثر ہوئے ہیں
ان کو کوئی امداد ایسی کی جائے کہ ان کے گھر واپس بنوا دیں, ان کی جو معیشی خراب ہو جو ختم ہو گئے ہیں ان کا پر معیشی کو ان کو معاوضہ دیا, کوئی ان کو ریہیبلیٹیشن کا کوئی پروگرام سوچ رہے ہیں سر؟ سعد بھائی دیکھیں, اس وقت ہماری جو پرائورٹی ہے وہ بڑی سیٹ ہے. اس وقت ہمارا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن چل رہا ہے. اس کے فوراً بعد ہم نے ان کی ارلی ریکوری پہ جانا ہے کہ جن کا ذریعہ معاش ختم ہو گیا, ہم نے کس طریقے سے ان کو معاش کو ریسٹور کرنا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ ان بیچاروں کا ذریعہ معاش ختم ہونے سے جی بالکل جن کے پاس تھوڑا بہت جو شوق ابزاربر تھا وہ بھی ختم ہو جائے اور وہ زمین پہ آ جائے. اروڑا صاحب مجھے ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا ہے. پورا ہمارا ایک اروڑا صاحب مجھے حکمت عملی ہے پورا ہے نا. کل بھی جب سی ایم صاحبہ ناروال آئی تھی تو باقاعدہ طور پہ تمام ڈی سی صاحبان کو یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ آپ اپنے اپنے علاقے کے اندر اروڑا صاحب درست فرمایا. یہ دیکھیے نا, یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بیوروکریسی کو ڈیمیج ہے اور ہم نے اس کے لیے کیا پیکج لے کے. اچھا مجھے یہ بتائیے, آج فیلڈ مارشل اور آرمی چیف عاصم منیر صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی اور انہیں سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ بھی کیا. وہ کیا فرماتے ہیں, کیا کہا انہوں نے, اور آپ سے آپ کی جو مشکلات ہیں اور سیلاب زدہ علاقوں کا لوگوں کو انہوں نے کہا کہ ان کی مشکلات کو دور کیا جائے گا, تو آپ کی ملاقات کیسی رہی ان سے؟ ایک تو آج جو فیلڈ مارشل صاحب تشریف لائے ہیں ناروال, ایک تو اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ جو تھی وہ ان کا کرتارپور صاحب کا دورہ تھا. وہ کرتارپور صاحب تشریف لائے تھے جتن پرسوں یہ پانی بہت زیادہ تھا, اس سے بھی میری بات ہوئی تھی. تو فیلڈ مارشل صاحب نے کہا جی کہ ہم نے 2 ہیلی کرتارپور صاحب کے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ جیسے خدا نہ خاصہ سچویشن وسط ہوتی ہے, لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے تو آپ ان کو استعمال پر لے کے. اور میں نے اس وقت بھی فیلڈ مارشل صاحب کا شکریہ ادا کیا تھا, پاک فوج کے وہ جو جوان جن کو فیلڈ مارشل صاحب نے کرتارپور صاحب بھیجا تھا, کیونکہ کرتارپور صاحب جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل جگہ ہے جہاں پہ دنیا بھر کے سکھ اعزاز ان کی امید اس کرتارپور صاحب کے ساتھ تھا, اور کرتارپور صاحب جو ہے وہ ایک آس امید کے ساتھ کھولا گیا تھا. آج وہ تشریف لائے تھے ناروال کے اندر, فضائی جائزہ انہوں نے کرتارپور صاحب کا بھی لیا, باقی بھی جو یہاں پہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے اس ڈسٹرکشن کا بھی جائزہ لیا. اور فوکس یہی تھا کہ ہم کس طریقے سے پاک فوج ہمارے باقی جو سویلین ادارے ہیں ان سب کے ساتھ مل کے ہینڈز کر کے کس طریقے سے اس پروسیس کو ریڈی کیا جائے اور الٹیمیٹلی کولیٹرل ڈیمیج ہے جو لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اس کو کم سے کم کیا جائے. اور ہماری جو ریسکیو کی یا ریلیف کی ایکٹیویٹیز ہیں یا ہم نے اس کے بعد اگلا آپریشن ارلی ریکوری کیا کرنا ہے, پھر ہم نے ڈیولپمنٹ ریکنسٹرکشن اینڈ ریہیبلیٹیشن پہ جانا ہے. آج ہمارے سکھ جو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی اور ایک بات تو بڑی برملا کہی گئی کہ جو ہماری اقلیت ہے اور خاص کر جو ہماری سکھ کمیونٹی ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. ہم ایک ہے, ہم سب اس پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں اور اس پاکستان کے اندر اقلیتوں کو تحفظ دینا ہماری ریاست کا اولین ترجیح ہے. ہمارا آئین سب سے یہ پہلے کہتا ہے کہ ہم سب اس پاکستان کے حصے ہیں. اور کوئی 20 سے 25 منٹ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہماری سکھ کمیونٹی کے ساتھ رہے ہیں اور سے جو پیغام دیا ہے وہ ایک ہی پیغام دیا کہ کرتارپور صاحب کو ہم بہت جلدی بحال کریں گے. ضرور جی ضرور, پورے سیلاب زدہ علاقوں کو ہم نے بحال کرنا ہے, یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے. سردار رمیش سنگھ اروڑا صاحب بہت شکریہ وقت عنایت فرمانے کا. امنہ صاحبہ ایک سٹیٹمنٹ اور وہ ڈیفینیٹلی آپ کی جماعت سے ہے. میں اس تمام جو انور صاحب میں نے تو ابھی تک پچھلی سٹیٹمنٹ کا بھی جواب دیا اور جن سے سوال جواب پوچھنے پہلے پوچھ لیں, پھر نہیں آپ پلیز سارے سوال اکٹھے پوچھیں. میرا خیال ہے میں کلوزنگ کی جگہ آج میں جواب خاص صاحب نے کہا سڑکوں اور پلوں کی جو تعمیر میں کرپشن ہوتی ہے, ناقص کارکردگی ہوتی ہے, وہ ایک بارش نے اس کی کلی کھول دی. یہ کسی ایک گورنمنٹ کا نہیں ہے, یہ تمام جو حکومتیں ہیں یہ ان پر آتا ہے. تو ہمیں اسے کیسے درست کرنا ہوگا؟ کوئی اور سوال ہیں تو اکٹھے کر لیں. اس کا جواب دیجیے پھر بعد میں کرتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے. کیونکہ آپ نے سوال, وقت تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا, ابھی کم ہے, اس سیگمنٹ کا وقت 2 منٹ رہ گیا. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں, میں آپ سے پہلی بات جو کر رہی تھی جو آپ نے سننا نہیں چاہیے یا سن نہیں پائے, بات یہ ہے کہ کوئی بھی 2 لوگ کسی بھی منصب پر فائز ہوں, ایک ان کی سرکاری رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور ایک ان کی پرسنل لائف ہوتی ہے. اگر کوئی شخص ایم پی اے ہے, ایم این اے ہے, پرائم منسٹر ہے, منسٹر ہے, چیف منسٹر ہے, تو ایک اس کی آفیشیل سٹیٹمنٹ ہوگی, آفیشیل پالیسی ہوگی, وہ ایک الگ چیز ہے. اور ایک شخص اگر یہ اوپینین دیتا ہے کہ نہیں جی میرے خیال میں یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے یا یہ پالیسی ٹھیک ہے, آپ اپنی حکومت کی پالیسی, یہی جمہوریت کا حسن ہے, میں اپنی حکومت کی بھی کسی پالیسی کے اوپر کہہ سکتی ہوں. صاحب نے ایک دفعہ مجھے بڑا چیلنج دیا تھا شو کے دوران کہ آپ کہیں کہ یہ غلط ہوا, میں نے کہا برملا کہا کہ یہ چیز غلط ہے. تو
अगर ख्वाजा आसिफ साहब और एहसन इकबाल साहब की दो डिफरेंट ओपिनियंस हैं, उन्होंने कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दी, कोई उनकी दोनों की मिनिस्ट्रीज ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी, कोई पॉलिसी लाइंस इशू नहीं की, दो लोग अपनी ओपिनियन रखने का इख्तियार रखते इससे हैं, अबहाम पैदा होता बेशक है वो अवाम के जिस ज़हन में। नहीं अबहाम क्यों अबहाम पैदा होता है कि एक मिनिस्टर कह रहे हैं कि अब जारियत है, जिस वक्त एक कह रहे हैं एक ही अब बंदा जारियत सुबह है। एक स्टेटमेंट देता है और रात को कोई और स्टेटमेंट देता है, उस वक्त अबहाम नहीं पैदा होता। क्यों नहीं होता? देखिए ना, बात यह है कि अब एक ही गवर्नमेंट के दो वज़रा अगर अलग अलग तो स्टेटमेंट क्या देंगे दो पब्लिक वज़रा क्या ने उससे आपस करेगी? में मुझे ये बताइए। पैक्ट किया था कि हम जो कहेंगे एक साथ कहेंगे वरना कुछ नहीं तो कहेंगे? इसका मतलब ये है कि मतलब आई इन डोंट दोनों में से किसी अंडरस्टैंड। एक का बयान तो गलत होगा ना। नहीं गलत, देखिए मैं आपको बार बार ये चीज कह रही हूँ कि ये बयान ऑफिशियल बयान है ही नहीं, ये एक ओपिनियन है। मैं ये समझती हूँ आज की तारीख में कि हम जितनी सख्ती, अगर जो भी लॉ इज टेकिंग इट्स कोर्स, अगर हम जो चीजें हो रही हैं पीटीआई के साथ, जिस तरह से लीगल तरीके से उनके मामला चल रहे हैं, मैं समझती हूँ इससे ज्यादा उनकी सख्ती होनी चाहिए। हम कहते हैं उनको जलसे की चलिए, इस इजाजत पर दे दूसरे दी, segment नहीं में बात सुने, करेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपके ओरिजिनल सवाल के लिए। आज के दिन में पाकिस्तान का कानून ये कहता है, जो करंट पार्लियामान का बनाया हुआ है, कि जी उनको इजाजत मिलेगी तो वो जलसा कर सकते हैं वरना नहीं कर सकते। ऐसे ही है। मैं ये कहती हूँ कि उनको जलसे की जिंदगी ये में बड़ी कभी लंबी इजाजत नहीं डिबेट है। होनी हमने माजी में भी देखा मैं है कि आपको difference जो बता ताकतवर रही हूँ हल्कों के करीब between होते हैं वो the जहाँ चाहे जिस तरह चाहे जलसे कर सकते हैं। between the prevalent ये law दूसरे and segment में करते हैं opinion, इसको there is a difference between the prevalent law and an opinion। दो लोगों ने अपनी ओपिनियन दी, अपनी ओपिनियन का इजहार किया और वो इंटाइटल्ड है अपनी डिफरेंट ओपिनियंस देने के। साथ साहब, क्या वज़रा को इस तरह के गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देने चाहिए जिससे पब्लिक में एक इबाम पैदा हो या फिर एक डिबेट शुरू हो जाए? देखिए, मैं तो आपकी बात से इन प्रिंसिपल एग्री करता हूँ कि दो ऐसे वज़रा जिनको कम से कम लोग देख रहे हों कि ये गवर्नमेंट का स्टैंड पॉइंट देंगे। हो सकता है मैडम की बात दुरुस्त हो कि दोनों के अपने अपने स्टैंड पॉइंट्स हैं, लेकिन ओपिनियंस, लेकिन सच्ची बात यह कि एहसन इकबाल साहब का पर्सनल ओपिनियन क्या है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एहसन इकबाल का पर्सनल ओपिनियन क्या है। पहले भी मैटर नहीं करता था, आज भी मैटर नहीं करता, आइंदा भी नहीं करेगा। गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड पॉइंट देने के लिए, सॉरी एक ऐड कर रही हूँ, गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टांस देने के लिए देश द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, पंजाब में हो, वफाक में हो या किसी भी और सूबे में हो, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट का ऑफिशियल। मैं इसमें मैम गुजारिश करूं कि जो शायद सर भी गुजारिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट मुख्तलिफ चीज़ों पे मुख्तलिफ मिनिस्टर से पोजीशन देती है। जब मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स कहेगा कि आबी जाहिरियत है और डिफेंस कहेगा कि नहीं है, तो लगेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ख्याल है कि नहीं है और फॉरेन मिनिस्ट्री का ख्याल है कि है। कोई बात नहीं, आप पर्सनल ओपिनियन देना चाहते हैं, आप कह दें कि पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन अगर आप ये नहीं कह रहे और आप एक फॉर्मल टेलीवाइज्ड इंटरव्यू में 1-on-1 एक मिनिस्टर एक बयान दे रहा है और दूसरा कह रहा है कि नहीं है अभी जाहिरियत, तो जो लोग सुनने वाले हैं, जो मैडम की के पॉइंट ऑफ व्यू को अगर नहीं समझ पा रहे कि ये ओपिनियंस हैं, उनको लगेगा कि दोनों चीजें गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। आप समझ जाए मेरी बात मैं को, तो काफी है, और कोई समझे ना समझे चलिए आप समझ अब जाए। दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कामा कमेटियों से। रजी, वक्त हुआ है ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफों की। आमना साहबा, स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफे सियासी गलती है या हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश है? दोनों नहीं है मेरे ख्याल में, तो इट्स जस्ट अ जोक। आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी आवाम से और पार्लियामान से दोनों से मजाक करती आई है, और ये उसी मजाक की एक और कड़ी है। सब मेरे चंद सवालात हैं जो मैं आपसे भी और बैरिस्टर साहब से भी जरूर एड्रेस करवाना चाहूंगी। सबसे पहला सवाल ये है कि अगर कायमा कमेटियों से इस्तीफे देने थे तो सिर्फ वफाक में क्यों? क्या पंजाब में आपके मुताबिक पंजाब की पार्लियामान ठीक है और वफाक की पार्लियामान गलत है? ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट्स हैं, मीडिया को एंगेज करने की, आवाम को बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। पंजाब में किसी ने किसी कमेटी से इस्तीफा नहीं दिया। पंजाब में अभी तक इनके मेंबरान, जो मैं समझती हूँ कि उनका लीगल राइट है, लेकिन अगर ये गलत समझते हैं, इनके मेंबरान अभी तक नॉट ओनली मेंबर्स हैं, चेयरपर्सन्स भी हैं कायमा कमेटियों के, विच मीन्स के वो सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी इंजॉय कर रहे हैं एज चेयरपर्सन्स। और यहाँ पे भी जो उन्होंने इस्तीफे दिए वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है। अगर इस्तीफा देना था, पहली बात ये कि मेंबर क्यों बने, दूसरी बात ये है इस्तीफा देना था पार्लियामान से इस्तीफा देते ना। 1.5 साल बाद आपको याद आ रहा है कि ये पार्लियामान ठीक नहीं है। 1.5 साल तक आपने तनख्वाहें ली, आपने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंजॉय किए, सब कुछ किया, उसके बाद आपको एकदम से एक
आइडिया आया कि जी ये पार्लियामान गलत है, लेकिन हम इस गलत पार्लियामान का हिस्सा भी रहेंगे, इसका मजाक भी उड़ाएंगे, पूरी दुनिया में अपने पाकिस्तान को रुसवा भी कराएंगे, पार्लियामान में जूते लहरा के, लेकिन कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि कायमा कमेटियों में काम करना पड़ता है और काम करने की हमारी नीयत ही नहीं है। आपकी इजाजत से अली मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अगर बात कर ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, फरमाइएगा कि क्या ये कमेटी से इस्तीफे देना दुरुस्त फैसला है? माजी में भी हमने देखा आपने पंजाब और केपी के असम्बलियां डिसॉल्व की और उसका बड़ा बैड इम्पैक्ट आया सियासी जमात पर। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि वसल्लम। आसान फैसला नहीं होता, लेकिन ये है कि पॉलिटिक्स में आप बाज़ औक़ात कुछ सख्त फैसले भी करते हैं, खासकर जब आप जेन्युइन मैंडेट पे आए हुए हों। क्योंकि अगर आपको किसी ने फॉर्म 47 पे भेजा हो तो आप तो फिर किसी के हुक्म पे सिट स्टैंड करते हैं। आपकी अपनी कोई पॉलिसी तो होती नहीं है, ना आप अपना वजीर खारजा लगा सकते हैं, ना वजीर खजाना लगा सकते हैं, ना इंटीरियर मिनिस्टर आपका अपना होता है, बल्कि आपको अपने लीडर की कुर्बानी देके किसी और को वजीर आजम बनाना पड़ता है। तो ये बातें वही लोग समझते हैं जो अवामी मैंडेट से आके किसी नजरिए के मुताबिक सियासत करते हैं। जिनका नजरिया कुर्सी है वो कुर्सी के पीछे होते हैं, लेकिन जिनका नजरिया अवाम है, जिनका नजरिया आईन है, तो वो फिर स्टैंड लेते हैं। दुनिया में बेशुमार मिसालें हैं, लोग इस्तीफा भी देते हैं, लोग एक्सचेंज भी करते हैं। ये कायमा कमेटियों से जो एहतजाजन इस्तीफा है इस वजह से है कि देखिए सियासत में इख्तिलाफ राय होता है। मियाँ साहब की जमात या पीपल्स पार्टी के साथ हमारा सख्त सियासी इख्तिलाफ जरूर है, लेकिन जाती दुश्मनी नहीं। हमारी भी हुकूमत हुई, हमारी भी हुकूमत गुजरी, उसमें इन लोगों पे भी मुश्किल वक्त गुजरा, हमसे पहले भी गुजरा। लेकिन इस बार जिस तरीके से सियासतदानों को टारगेट किया गया है कि पढ़े लिखे मिडिल क्लास पॉलिटिकल वर्कर्स को 10-10 साल की सजाएं देना, हम ये नहीं कहते। अगर किसी ने गलत काम किया है, किसी ने जलाओ घेराव किया है, 9 मई में किसी ने आग लगाई है, किसी ने तोड़ फोड़ की है, तो हम तो खुद आपको कहते हैं कि आप सीसीटीवी फुटेजेस निकालिए और उनको आप सजा दीजिए। लेकिन अब आप मिसाल के तौर पे देखिए शिबली फराज, जो लोग पार्लियामेंट में हैं, जो लोग जानते हैं उनको, अहमद फराज का बेटा जो खुद एक पढ़ा लिखा शख्स है, क्या वो आग लगाएगा? क्या वो जाके राना सनाउल्लाह खान साहब के घर पे हमला करवाएगा? फिर उमर अयूब खान, जिनकी एक लेगेसी है, आप उनसे इख्तिलाफ जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और उनका अपना एक हल्का है जिसमें पिछले 50-60 साल से उनकी सियासत है। इसी तरह आप खातून को देख लीजिए, किसी बड़े नवाब की बेटी नहीं है, किसी बड़े जागीरदार की बेटी नहीं है, किसी बड़े लीडर की बेटी होने की वजह से ओहदा नहीं मिला, बल्कि एक पॉलिटिकल वर्कर है ज़रदाद बिल वजीर। इन सबको जब आपने 10 साल की सजाएं दी हैं, खान साहब आपसे सजाएं आपने अब दी हैं, उस पर बतौर एहतजाज, बतौर प्रोटेस्ट जो कायमा कमेटियां छोड़ी गई हैं। और मैं ये समझता हूँ खान साहब आपसे सवाल एक छोटा सा नाकिसा, सर गुजारिश ये है कि हम सबको आपकी वो तकरीर भी याद है जब जिस दिन इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जा रही थी, आपने पार्लियामान के अंदर एक तकरीर की थी जिसकी वजह से आपको आपकी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स ने बहुत सराहा था। उसके बाद से आज तक का जो सफर है उसके अंदर लगता यह है कि हर गुजरते दिन से, ख्वाह वो इमरान खान साहब की ट्वीट हो जिसके अंदर अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में कुछ बातें की गई, ख्वाह वो इमरान खान साहब की बयानात हों जिसके अंदर कायमा कमेटियों से दीगर जगहों से रिजाइन करने या बाई इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करने की बात है, और हमने देखा कि फिर भी पार्टी के अंदर इस तरह की ओपिनियंस मौजूद हैं कि नहीं ये गलत है, या आप अपने पार्टी वर्कर्स की ही, जिसके ऊपर बहुत सारे सर्वेज हो चुके हैं, जो आपकी लीडरशिप से बददिल होती नजर आ रही है रोज बरोज, और उसकी वजह वो ये बताते हैं कि आपकी पॉलिसीज और बयानिए में और इमरान खान साहब जिसके वो फॉलोअर्स हैं उनके बयानिए में फर्क है। आप उनको क्या कहेंगे, उन लोगों को जो आपकी अपनी पार्टी के वर्कर्स हैं लेकिन बददिल हैं इस लीडरशिप से? देखिए, इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि गुमनाम अकाउंट से वो बात करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हकीकी मानों में इस बात पे अफगी है कि अभी तक खान साहब की रिलीज क्यों नहीं हो सकी, अभी तक खान साहब बाहर क्यों नहीं आ सके। लेकिन आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं और उनके जो लीडरशिप है
तारीखी कुर्बानियां उन्होंने रकम की हैं। सिर्फ एक मिसाल मैं आपको दूंगा, 26वीं आईनी तरमीम जब पास हो रही थी, एक मेंबर ऐसे भी थे जिनको बाकायदा उनके बेटे का कोई तशद्दुद करके या तकलीफ देके उनको मैसेज दिया गया कि आप हुकूमत का साथ दीजिए। फयाज साहब, उन्होंने नहीं साथ दिया, खड़े रहे। आप देख लीजिए जमशेद अहमद दस्ती साहब के साथ जो हुआ इलेक्शन से पहले, कि उनकी खवातीन के साथ ज्यादा सर चीदा तो इस तरह के लोग मौजूद हैं, लेकिन क्या वजह है कि, और आपको सर इस आई एम श्योर के एज ए रीजनेबल पॉलिटिशियन जो चीजों को देखता है डिस्पैशनेटली, आप इस बात से एग्री करेंगे कि दो बातें हकीकत हैं। एक ये कि आपके पार्टी का सपोर्टर आपकी बेशतर लीडरशिप से नाला है, जिसमें आप भी शामिल हैं, और दूसरा ये कि पार्टी के जितनी लीडरशिप इस वक्त जेर हिरासत नहीं है, जेलों से बाहर है, उन सब का स्टांस इमरान खान साहब से और उन तमाम लीडर्स से जो हिरासत में है, जो बाहर की लीडरशिप है, उसका सॉफ्टर स्टांस है। वो उस तरह बात नहीं कर रही, वो उसको उस तरह ट्रांसलेट नहीं कर पा रही। आधे तो इमरान खान साहब की ट्वीट पढ़ के नहीं सुना सकते या उनको रीट्वीट नहीं कर सकते, अपनी मजबूरियां होंगी। ऐसे सर क्या वजह है कि जो लोग जेरे हिरासत हैं, जो सीनियर लीडरशिप है, उनका स्टैंड पॉइंट और है, आपके सपोर्टर्स कहते हैं, और जो बाहर लीडरशिप है उस पर लोगों का एतमाद का फुकदान इसलिए है क्योंकि लगता है कि वो थोड़े सॉफ्ट हैं, वो थोड़े, अगर मैं सख्त, आप बुरा ना माने तो मैं तो लफ्ज कॉम्प्रोमाइज यूज करना चाहिए, कि वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं सिस्टम के साथ भी, निजाम के साथ भी, और आपकी अपने पार्टी के जो वर्कर्स हैं वही इससे नाला हैं, बाकी दूसरी पार्टी तो बहुत खुश हैं इस बात से। देखिए, जो लीडरशिप जेल में है, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, या सेनेटर जाज चौधरी साहब हैं, या उमर सरफराज चीमा साहब हैं, या डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, ये वो लोग हैं जो पिछले 700 दिनों से खान साहब के आगे पीछे सारे गिरफ्तार हुए और जेलों में हैं। जेल के अंदर से उन्होंने लिखा हुआ पैगाम भेजा कि किसी भी तौर से अगर कोई डायलॉग से इन सियासी मसाइल का हल निकलता है तो आप जरूर इसको कीजिएगा। सर किसने लिख के तो भेजा? उनकी तरफ से मैसेज आया। सर ये किसने लिख के भेजा? फिलहाल ऐसी जरूर है। देखिए, आपने सवाल पूछा है तो जवाब पूरा सुन लीजिए। जी सर, साथ बता दीजिए किसने लिख के भेजा। देखिए, हमें मैसेज पार्लियामेंट्री पार्टी को, कोर कमेटी को मैसेज पहुंचा। जिस तरह मैसेज पहुंचते हैं लोग उनसे मिलते हैं, जाहिर है आपकी मुलाकात होती है, आप अपना मैसेज पास ऑन करते हैं। इस तरह खान साहब का भी मैसेज बाहर आता है, उस पर पार्टी ने गौर वखोज किया। खान साहब खुद भी मज़ाकरात से या डायलॉग से इनकारी नहीं थे, ना है, लेकिन वो रिजल्ट ओरिएंटेड, नतीजा खेज गुफ्तगू के हक में है कि सिर्फ टाइम गेन ना किया जाए। अगर गुफ्तगू का मतलब डील है, डील के लिए इमरान खान साहब तैयार नहीं, अगर डील खान साहब ने करनी होती तो 7 दिन पहले से कर ली होती। तो इस वजह से एक जो इशू है वो ये है कि कुछ जो हमारे साथी मुल्क से बाहर हैं, मुल्क से बाहर एक बात करना और होता है, यहाँ आप हीट फेस करते हैं। तो अली मोहम्मद साहब, यहाँ आप स्टैंड लेते हैं। आपकी जो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज हैं, जो उसके एमपीज हैं, जो कि सेनेटर्स हैं, अगवा, तशद्दुद, पर्चे, इस सब के बावजूद इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। और मैं समझता हूँ कि हालिया तारीख में शायद जिया साहब के ज़माने में भी उस इम्तिहान से उनकी लीडरशिप नहीं गुजरी थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप गुजरी है। लोग कहते थे, आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया कॉम्प्रोमाइज या पता नहीं मिले में, जो भी आपने लफ्ज़ यूज़ किया, वो कहते थे बारूद साहब के बारे में, शिबली साहब के बारे में, ज़फ़ार वज़ीर। तो अली मोहम्मद साहब, ये बेहतर ना होता, अली मोहम्मद साहब, लोग तो खड़े हैं, वो तो सजाएं लेके बैठे में हैं। अली मोहम्मद साहब, मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन आ रहा है, सामने क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना पड़ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं। अली साहब एक क्वेश्चन ले लीजिएगा, क्या ये बेहतर नहीं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हुकूमत के ऑडिट पैराज आते हैं, उनकी करप्शन की बात की जाती है, नाहली नालाकियों की बात की जाती है, आप वहां पर रहकर अपोजिशन का किरदार अदा करते, सियासी अखाड़े में रहते, आपने तो बिल्कुल उन्हें वॉक ओवर दे दिया। तो मुझे बताएं, अपोजिशन का किरदार अब कौन अदा करेगा? देखें, आपकी बात में वजन जरूर है कि कायमा कमेटी में आप हुकूमत का एहतसाब कर सकते हैं। खासकर पब्लिक अकाउंट कमेटी एक पावरफुल फोरम है, क्योंकि पार्लिमानी जमहूरियत में वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के बाद पार्लियामेंट के अंदर शायद सबसे अहम ओहदा जो है वो PAC का है, चेयरमैन का। लेकिन जब खान साहब का फैसला आया, पार्टी का फैसला आया कि बतौर एहतजाज कौमी असम्बली के मेंबरान ने
कायमा कमेटियों से इस्तीफा देना है तो कायमा कमेटियों में PAC भी आता है। मुस्तकबिल में अगर खान साहब इसमें कोई एक्सेप्शन करते हैं कि हुकूमत के एहतसाब के लिए PAC को दोबारा लिया जाए, वो एक अलग सूरत हाल होगी, लेकिन क्योंकि खान साहब की तरफ से यानी कि फैसला रिव्यू कर सकते हैं खान साहब। तौसीक की थी, तो इस वजह से सर आप जवाब सुन जी, जी। लीजिए, आप सवाल करते हैं। जी, जी, फरमाइए, तो नहीं हो फरमाइए। सकता कि यस नो में आपको जवाब दिया जाएगी, कोई क्लास 1 2 की क्लास तो नहीं आप चलेगी। फरमाइए, जी, जी। आपने सवाल किया है, मुझे हक है कि मैं आपको बताऊं। दुरुस्त। तो जब कभी खान साहब ने दोबारा हुक्म दिया कि PAC को दोबारा वहां पे आप चार्ज लें, जी। तो जुनैद अकबर खान हमारे वर्कर हैं, खान साहब के पुराने साथी हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए के पर जो ऑडिट पैराज हैं उनको एड्रेस किया है और उनका कोई जाती स्टेक नहीं है, सिर्फ पार्टी के वर्कर हैं, दोबारा वो चार्ज संभालेंगे। लेकिन अगर अभी ऑर्डर आता और जुनैद अकबर साहब अपने ओहदे से इस्तीफा न दे दे तो फिर इस पर सवाल उठता। लेकिन बहरहाल देखें, पॉलिटिक्स में, सियासत में जो है इस्तीफा भी होता है, बाइकआउट भी होता है, सारा पॉलिटिक्स का ऐसा है। आप दोबारा भी अंदर चले जाएंगे तो खान साहब हुक्म देंगे, लेकिन वो तब होगा जब हुकूमत भी इस बात की यकीन दहानी कराएगी कि खान साहब तक रसाई दी जाए, कि जो जुल्म है इसको रोका जाए। खासकर 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह हमारी अदालतों की हालत है इस वक्त, आप मुझे बताएं क्या कोई शख्स किसी ताकतवर आदमी के मुकाबले में जाके अदालतों से इंसाफ ले सकता है? मुल्क का सबसे बड़ा पॉलिटिशियन, जो मशहूर तरीन पॉलिटिशियन है, साबिक वजीर आजम है, 3 महीने हो गए हैं, अभी तक उनका हाई कोर्ट में अपील तक जो है वो नहीं लग रही। आप मुझे बताएं इस सूरत हाल में आप निज़ाम पे एतमाद कैसे कर सकते हैं? जाहिर है आपने निज़ाम से बाहर जाके कोई ना कोई एहतजाजी जो पुरअमन रास्ता है, आईनी रास्ता है, वो इख्तियार करना होगा। तो ये जो बाइकआउट या इस्तीफे हैं ये उसी की कड़ी है। चलिए अली मोहम्मद साहब, ये आपके रेजिग्नेशन जो है वो नेक शगुन साबित हों। बहुत शुक्रिया आपका वक्त इनायत करने का। बैरिस्टर साहब, मुझे देखिए, बताइए मैं कि अली आप- साहब की बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। जी, बात यह है कि या आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ हैं या नहीं, और पाकिस्तान की तारीख में कभी भी, कम से कम मेरी जरूर हो सकता है 70 की दहाई के अंदर ऐसा हुआ हो जिसका फहम मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन जब से पिछली कोई 2-3 दहाइयों से हमने थोड़ी सी सियासत को देखना शुरू किया, पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि पॉलिटी इतनी डिवाइडेड हो, जिसमें एक पॉलिटिकल लीडर जो जेर हिरासत है, जिसमें अनप्रेसिडेंटेड किस्म की उसको जेल हुई, जिस तरह की जेलें बाकियों ने काटी नहीं, वो एक रेजिस्टेंस का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। और उसकी जो सबसे नुमाया लीडरशिप पार्लियामान से बाहर है, जेलों से बाहर है, वो उसमें कभी कह रही है कि ये भी हो सकता है एक कड़ी है, फिर से कहेंगे, अगर कंफर्म कर देंगे, अगर कहेंगे तो कर देंगे, फिर एक्सेप्शन क्रिएट कर नहीं तो देंगे। फिर आप समझते हैं रियासती जबर और गुजारिश ताकत है। के बाद भी वो इस तरह के फैसले ना करें? ऐसा मुमकिन देखिए, है? गुजारिश ये है, आप ऑन एयर Sorry. ये कह रहे हैं कि रियासत किसी के ऊपर जबर कर रही है। मैं सॉरी गुजारिश क्लैरिफाई करना चाहती मैं गुजारिश करूंगा। मैं सवाल I need मैं to आपसे भी ये understand सवाल पूछ लूंगा। मैंने तो बैरिस्टर साहब से पूछा, क्योंकि वो लॉ, आइन और कानून को जानते, तो मैंने कहा उसको जरा मुझे तनाजुर में बता दीजिए कि क्या ऐसा मुमकिन है कि वो पॉलिटिकल पार्टी स्टैंड कर सकती है? मैं गुजारिश करूंगा सर। मैंने अभी हुकूमत नहीं कहा वैसे, जी, मैं गुजारिश करूंगा कि तो फिर ये भी बताइएगा मैंने साहब हुकूमत कि नहीं कहा। किसकी जारियत हुकूमत है? कहता तो फिर आप बात तो फिर करती ये भी देखिए, जरूर बताएं कि किसने किया है जुल्म, हुकूमतें कौन आती जाती जुल्म हैं, कर लेकिन रियासत कायम रहती है। हम चाहते हैं कि आप कह रहे हैं कि हम रियासत कहते जुल्म हम कर रही है कहते हैं PTI कि पे। नहीं, मैं कहता हूँ कि रियासत नहीं, को आपने कहा कायम और दायम जबर- रहना चाहिए। उसमें सियासी जो जमातें होती हैं उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बैरिस्टर नहीं, साहब आप बताइए, जी, क्या मैं मुमकिन है सोचती- सब PTI के लिए? मैं सॉरी गुजारिश करूं इसके अंदर कि मुझे लगा कि इमरान खान साहब का ये फैसला कि आप कमेटी से रिजाइन करें, ये उस 2 या 3 स्टेप प्रोसेस का पहला स्टेप है जिसमें आप पूरी हुकूमत से निकल जाए। मैडम ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वफाक क्यों है, सूबा क्यों नहीं है, पंजाब क्यों, वफाकी हुकूमत के अंदर से क्यों रिजाइन सेनेट करें, जुडिशल कमिश्नर और पंजाब से नहीं सूबाई करे, असम्बलियों से कल को पंजाब से होगा तो सलमान अकरम लोग राजा पूछेंगे। कह रहे थे कि वो मैं शायद अगर दूसरे बात फेज पूरी में कर है। सकूं ना, जी, अगर आप इजाजत दें कि वफाक से है, पंजाब से क्यों नहीं? जब पंजाब से रिजाइन होगा, लेट्स से एज अ सेकंड स्टेप, तो लोग कहेंगे, जैसे कि पहले नून लीग कहती रही कि सिर्फ केपी की इलेक्शन के ऊपर चैलेंज नहीं करते, तो केपी से क्यों नहीं रिजाइन कर रहे, केपी भी तो वही। तो शायद ये जो कमिटीज का रेजिग्नेशन है, मेरी नाकिस सी राय में, ये उस 2-3 स्टेप्स का जिसके बाद कंप्लीट बॉयकॉट होगा सिस्टम का, या जिसके नतीजे में कंप्लीट बॉयकॉट होगा गवर्नेंस सिस्टम का, ये उसका पहला ऐसा है कि कमेटी से रिजाइन करें, दूसरा शायद हो कि सूबाई कमेटी से रिजाइन करें, तीसरा शायद हो कि एक्चुअल सीट से रिजाइन करते हैं। अच्छा सॉरी, इसी के अंदर एक हिस्सा ये भी है कि बलदियाती इलेक्शंस और जिमनी इलेक्शन अगर इजाजत दीजिए लास्ट मिनट में आमना साहब एक जुमला आखिरी कह सकूं। प्लीज प्लीज लास्ट मिनट में पूरा करके इमरान खान साहब की ये स्ट्रैटेजी लगता है कि इस वजह से है कि वो इस सिस्टम को की क्रेडिबिलिटी खत्म करना चाहते हैं। अभी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आपस में इत्तेहाद बाई इलेक्शंस के लिए अनाउंस किया। अगर पीटीआई इलेक्शन लड़े ही नहीं
تو اتحاد کس کے خلاف ہوگا؟ تو سسٹم سے کریڈیبلٹی ختم ہوگی. علی امین صاحب نے جو علی محمد خان صاحب نے جو بات کی, مجھے لگا کہ یہ اس آئیڈیالوجی کی جو ریزسٹنس کی عمران خان کی آئیڈیالوجی ہے سسٹم کو بے توقیر کرنے کی, وہ اس کے مناسب کہ وہ اس کے مطابق نہیں ہے. یہ مجھے آپ کچھ کہہ رہی تھی. پتا نہیں جی, میں تو بہت کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی, اسی طرح شو گزر گیا, میرے کہتے کہتے ختم ہو گیا. آمنہ شیخ صاحب, آمنہ صاحب آپ کا اور بیرسٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اس امید ہمیں قومی سوچ کے لیے سب کو ایک ہونے کی ضرورت ہے, اور سیلاب زدہ علاقوں میں ہمیں اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے. یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے. ہمیں کسی ایک حکومت کو مرد الزام نہیں ٹھہرنا چاہیے. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.